हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं एमडी मंत्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूं और आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करेंगे हिंदी पेडागोजी की महामैराथन, जिसमें हमारा लक्ष्य है 130 प्लस नंबर लाना। जितने भी क्लास से जुड़ रहे हैं लोग, वो शुरू से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर यानी कि टॉपिक वाइज मैंने इस महामैराथन को रखा है। आप हिंदी पेडागोजी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी पेडागोजी टॉपिक नंबर 1 देखते हैं। टॉपिक भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। पहला प्रश्न देखते हैं, चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर और भाषा अर्जन की युक्ति एलएडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जटिल तर्क बच्चों द्वारा उत्पादक भाषा प्रोडक्टिव लैंग्वेज का प्रयोग का सबसे सटीक स्पष्ट रूप से करता है? बच्चे केवल उन्हीं वाक्यों को दोहराते हैं जो उन्हें वयस्क के परिवेश में सुने और सिद्धांत के अर्जन को केवल नकल की प्रक्रिया करते हैं। या फिर भाषा अर्जन युक्ति एलईडी केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में सक्रिय होती है, जिसके बाद वे व्याकरणिक नियमों को सीखना असंभव हो जाता है। बच्चे उन वाक्यों का निर्माण भी कर लेते हैं उन्हें पहले कभी नहीं सुने, क्योंकि एलईडी उन्हें भाषा के अंतर्निहित नियमों, डीप स्ट्रक्चर को समझने और नए समायोजन को बनाने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है? भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग की प्रक्रिया त्रुटि एरर्स के प्रति एक उन्नत दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, विशेष जब छात्र द्वितीय भाषा L2 यानी जटिल व्याकरण ढांचों को सीख रहा हो? तो क्या होगा? त्रुटियों को तुरंत सुधारना अनिवार्य रूप से, ताकि आदतों को स्थायी हिस्सा पर्सनलाइज बन जाए। या फिर त्रुटियां ये दर्शाती हैं कि छात्र भाषाई अभाव है, उसे भाषा अर्जन के बजाय केवल रटने पर ध्यान देना चाहिए। त्रुटियां अंतर्भाषा इंटरलैंग्वेज विकास का एक अनिवार्य पड़ाव है, जो ये दर्शाती है कि छात्र सक्रिय रूप से नियमों का परीक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? नियमों का परीक्षण कर रहा है और अपनी समझ का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? लेव-वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और प्याजे के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के बीच भाषा और चिंतन लैंग्वेज एंड थॉट के बीच में क्या मुख्य विरोधाभास हैं? प्याजे मानते हैं कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन भाषा से पहले आता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन का एक उपकरण है जो सामाजिक अंतःक्रिया से शुरू होकर निजी संवाद प्राइवेट स्पीच में बदलता है, जबकि प्याजे भाषा को केवल संज्ञानात्मक स्तर का प्रतिबिंब मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? एक बहुभाषिक कक्षा में जहां छात्र मातृभाषा L1 और लक्ष्य भाषा L2 को व्याकरण ढांचे में बिल्कुल विपरीत है, वहाँ भाषा अधिगम की प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को विभेदित रणनीति क्या होनी चाहिए? शिक्षक की रणनीति क्या होनी चाहिए? छात्रों को कक्षा में केवल लक्ष्य L2 पर बोलने के बाध्य और मातृभाषा का प्रयोग पर दंड देना चाहिए? नहीं। लक्ष्य भाषा नियमों के अनुवाद और मातृभाषा करना, ताकि वे केवल रटकर परीक्षा पास कर सकें? नहीं। भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग को एक रणनीति उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, जहां छात्र के पूर्व भाषाई ज्ञान L1 का उपयोग L2 जटिल भाषाओं को समझने के लिए स्कैफोल्डिंग के रूप में किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कथन भाषा अर्जन एक्विजिशन अनौपचारिक अवचेतन प्रक्रिया है जो प्राकृतिक परिवेश में होती है, जबकि भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग एक औपचारिक सचेत प्रक्रिया है जो नियमों पर आधारित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। स्टीफन क्रेसन के अनुसार केवल अर्जित भाषा ही वास्तविक संचार स्वतः स्फूर्त रूप का उपयोग की जा सकती है, जबकि सीखी गई भाषा केवल
निगरानी कर्ता होती है। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य बात है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो, और अपने दोस्त को शेयर कर देना जो सीटेट एग्ज़ाम इस बार देने जा रहा है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, उसके आगे आपके लिए भी यूज़फुल होगी। स्टीफन क्रेसन के इनपुट परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार एक भाषा शिक्षक को सामग्री का चयन करते समय I+1 के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यहाँ I+1 का सबसे सटीक अर्थ क्या है? छात्र उसकी वर्तमान भाषाई क्षमता आई और बहु उच्च स्तर सामग्री देना ताकि वह मेहनत कर सके। मेहनत कर छात्र को केवल सामग्री देना जिसे वह पूरी तरह समझता है ताकि उसका आत्मविश्वास बना रहे। छात्र को एक ऐसी भाषाई सामग्री देना जो उसके वर्तमान समक्ष स्तर केवल भाषा के कदम के ऊपर हो, जिससे वह संदर्भ के आधार पर अर्थों का निर्माण कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहारवादी बिहेवियर दृष्टिकोण को सहजाती इंटरेस्ट दृष्टिकोण के बीच भाषा सीखने के पुनर्बल रीइंफोर्समेंट को लेकर मुख्य वैचारिक मतभेद क्या हैं? व्यवहारवादी मानते हैं कि भाषा जन्मजात है, जबकि सहजवादी मानते हैं कि अभ्यास के परिणाम से मानते हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि भाषा बाहरी पुरस्कार और त्रुटि सुधार से सीखी जाती है, जबकि सहजतावादी मानते हैं कि मस्तिष्क में पहले से मौजूद जैविक तंत्र ही भाषा का प्राथमिक चालक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए टॉपिक नंबर 2 है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। टॉपिक नंबर 2 भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे रुचि के सिद्धांत और प्रिंसिपल इंटरेस्ट में केवल मनोरंजन सीमित न मानकर इसे संज्ञानात्मक संलग्नता कॉग्निटिव एंगेजमेंट के रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? कक्षा में केवल चुटकुले सुनाना ताकि हंसते रहें और बोर ना हो, छात्र को सब कुछ करने देना चाहते हैं जो बिना शैक्षणिक उद्देश्यों के, या फिर ऐसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का निर्माण करना जो पूर्व ज्ञान के सक्रिय करें और उनमें जिज्ञासा उत्पन्न समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण के क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ केवल शारीरिक हलचल नहीं, एक उन्नत स्तर कक्षा में इसका सबसे सटीक कार्यान्वयन होगा। छात्र को पाठ्यपुस्तक से पाठ को बार बार ऊंचे स्वर को पढ़ाने के लिए कहना, छात्र को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित परियोजनाओं में शामिल करना जहां वे शोध करें, चर्चा करें और भाषा का उपयोग कर समाधान करें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन से जोड़ने के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ के संदर्भ में यदि कोई छात्र अपने क्षेत्रीय पहचान और भाषा को लेकर संकोच महसूस करता है तो शिक्षक की रणनीति प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्र को समझना है कि विद्यालय की मानक भाषा ही श्रेष्ठ है, उसे अपनी क्षेत्रीय बोली भूल जानी चाहिए, या फिर छात्र के क्षेत्रीय भाषा का मजाक उड़ाना ताकि वे शर्मिंदगी महसूस कर जल्दी मानक भाषा सीख सके? ऑप्शन नंबर सी, छात्र के भाषाई अनुभव को छात्र को सम्मान देना और उसकी मातृभाषा की अभिव्यक्ति के अवसर देकर उसे मानक भाषा से जोड़ने का पुल बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चित उद्देश्य सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम्स के अनुसार यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल ये देखना कि कौन सा छात्र सबसे तेज आवाज़ से बोल सकता है, छात्र एक दूसरे से नीचे दिखाने की कला, या छात्रों को तार्किक सोच, साक्ष्य आधारित दलीलें और विपरीत विचारों के प्रति भाषाई शिष्टाचार विकसित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, भाषा अनुपात के क्रम और सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सीक्वेंस एक सुझाव देता है कि भाषाई कौशलों LSR-W संतुलित होना चाहिए। इससे संकलन का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? छात्र
एक ही भाषा बोलने के सक्षम होगा। छात्र में भाषाई असंतुलन पैदा हो जाएगा, जहाँ वे पढ़ तो सकता है लेकिन अपने विचारों को मौलिक रूप से लिखने और बोलने में अक्षम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कथन और कन्नड़ वाला क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्लास में आप जुड़े हैं तो आप हमारे इस क्लास को लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। स्वाभाविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल्स, ये मानता है कि द्वितीय भाषा लैंग्वेज 2 को भी प्रथम भाषा लैंग्वेज 1 का ही बिना किसी व्याकरणिक दबाव से सिखाया जाना चाहिए। बिना किसी व्याकरण दबाव से सिखाना चाहिए। जी हाँ, औपचारिक व्याकरण शिक्षण अक्सर छात्र में भाषाई अंतर्ज्ञान, लिंग्विस्टिक इंटेंशंस को बाधित करता है, उसे बोलने में भयभीत बनाता है। जी हाँ, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण सूत्र को मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के संदर्भ में मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से बढ़ने पर कठिन भाषाई उदाहरण कौन सा है? सबसे पहले सेब का चित्र दिखाना, फिर सेब के शब्द लिखना, पहले संज्ञान की परिभाषा रटाना, फिर उसके उदाहरण देना, पहले छात्र को वास्तविक अनुभव पर चर्चा करना, फिर उन अनुभवों के आधार पर प्रेम या न्याय जैसी अमूर्त भावनाओं को कविता लिखवाना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप टॉपिक नंबर 3, भाषा के कार्य सुनने बोलने भूमिका का दिया गया है। तो अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है? भाषा श्रवण, लिसनिंग स्किल्स को केवल एक प्राप्तकर्ता पैसिव कौशल न मानकर इसे एक संज्ञानात्मक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखने का सबसे प्रबल तर्क क्या होगा? क्योंकि ये सुनने के लिए कानों के स्वस्थ होना अनिवार्य है, क्योंकि सुनने के दौरान छात्र को चुपचाप बैठना पड़ता है, क्योंकि सुनने केवल ध्वनियों को ग्रहण शामिल नहीं बल्कि प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण, व्याख्या और उनके आधार पर अर्थ निर्माण, मीनिंग कंस्ट्रक्शन करना भी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, M.A.K. हेलिडे के भाषा प्रकार्यों के अनुसार जब एक बच्चा भाषा का प्रयोग अपनी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने और प्रश्न पूछने के लिए करता है, तो जैसे ये कहा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो ये भाषा का कौन सा प्रकार है? ये भाषा का कौन सा विनियामक प्रकार है या अन्वेषणात्मक प्रकार है? अन्वेषणात्मक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाचन या बोलने की कौशल यानी कि स्पीकिंग स्किल्स में प्रभाव, फ्लुएंसी की सटीकता, एक्यूरेसी के बीच संतुलन बैठाना एक शिक्षक के लिए कठिन क्यों है? क्योंकि छात्र केवल परीक्षा के अंकों पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि अत्यधिक अशुद्धता, एक्यूरेसी जोर देने वाले छात्र आत्मविश्वास और बोलने की गति, फ्लुएंसी कम हो जाती है। जब वे केवल प्रभाव पर ध्यान देते हैं तो भाषाई नियमों की उपेक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक समावेशी कक्षा में श्रवण विकार, हियरिंग इम्पेयरमेंट से प्रभावित छात्र के लिए बोलने और सुनने की भूमिका प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक को क्या रणनीति पर कदम उठाना चाहिए? छात्र को कक्षा में सबसे पीछे बैठाना ताकि वह अन्य छात्रों को ना टोके, केवल लिखित सामग्री पर जोर देना जो चर्चाओं को उसे पूरी तरह मुक्त कर दे, या दृश्य संकेतों विजुअल केसेस होठों के संचालन, लिपिंग के साथ साथ प्रवर्धक उपकरणों का उपयोग करना और सहपाठियों के संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? बच्चा भाषा के माध्यम से अपनी सोच को नियंत्रित और निर्देशित करता है। वाइगोस्की ने इस कथन के आलोक के निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच और बोलने के कौशल का क्या संबंध दिया? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। निजी संवाद में केवल भाषाई दोष हो जिसमें उम्र के साथ समाप्त हो जाना चाहिए। ये दर्शाता है कि बच्चा आत्मकेंद्रित है और दूसरों से बात नहीं सुनना चाहता है। ये एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जहां बोलना चिंतन के आधार बनता है, चिंतन का आधार बनता है और समस्या का समाधान में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण कौशल के विकास पृष्ठभूमि पर शोर, बैकग्राउंड नॉइस और वक्ता की गति जैसे बाहरी कारक अधिगम, भार,
कॉग्निटिव लोड को कैसे प्रभावित करते हैं? ये छात्र एक अधिक एकाग्र होने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे वे सीखना बेहतर होता है। ये कारक छात्र के कार्यशील स्मृति वर्किंग मेमोरी पर दबाव बढ़ाते हैं, जिससे वे प्राप्त सूचनाओं को अर्थग्रहण करने में असफल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशंस में के मूल्यांकन के दौरान यदि कोई शिक्षक उच्चारण की शुद्धता को अंक देता है और विचारों की मौलिकता को नज़रअंदाज करता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? छात्र मानक भाषा के विद्वान बन जाएंगे, एक अधिक आत्मविश्वास के साथ नए प्रयोग करेंगे, या फिर छात्र नए और सृजनात्मक विचार व्यक्त करने से डरेंगे, केवल रटे रटाए औपचारिक वाक्यों तक सीमित रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए टॉपिक्स नंबर 4 देखें। भाषा के विविध रूप से बहुभाषिकता। भाषा के विविध रूप और बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म को कक्षा में एक संसाधन रिसोर्सेज के रूप में परिभाषित करने का सबसे सटीक अर्थ क्या है? जब कक्षा में 10 अलग अलग मातृभाषाओं वाले छात्र हों, प्रत्येक छात्र की भाषा के लिए अलग अलग शिक्षक, अलग अलग पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये सभी छात्रों को केवल एक ही मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करने के लिए प्रेरित करना ताकि संचार में स्पष्टता रहे, या फिर छात्रों के विभिन्न भाषाओं के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनाना उनके भाषाई अनुभवों का उपयोग नई अवधारणाओं के स्पष्ट करने के लिए एक पुल के रूप में करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्विभाषिक बाइलिंगुअलिज्म और संज्ञानात्मक लचीलेपन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के बीच के संबंध के संदर्भ में कौन सा शोध आधारित निष्कर्ष सबसे तर्कसंगत है? द्विभाषी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास धीमा होता है, उनका मस्तिष्क 2 भाषाओं के बीच उलझा रहता है। जो बच्चे 2 या 2 से अधिक भाषाओं को नियंत्रण रखते हैं, उनमें अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान और सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता एक भाषी बच्चे की तुलना में अधिक विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला के प्रभावी कार्यान्वयन में सबसे बड़ी पेडागॉजिकल बाधा क्या है, जिसे दूर करना भाषा शिक्षकों की जिम्मेदारी है? स्कूलों में विदेशी भाषाओं को सिखाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव, या छात्रों की द्वितीय भाषा L2 और तृतीय भाषा L3 के प्रति रुचि की कमी, इसे केवल एक बोझिल विषय के रूप में पढ़ाया ना जाए, संचार के माध्यम से सिखाया जाए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोडिंग मिक्सिंग और कोडिंग स्विचिंग में एक बहुभाषिक कक्षा में त्रुटि माना जाना चाहिए या कौशल शिक्षा का दृष्टिकोण होना चाहिए? इसे त्रुटि माना जाना चाहिए क्योंकि ये भाषा की शुद्धता को नष्ट करता है। इसे नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे खुद इसे छोड़ देंगे। इसे एक भाषाई युक्ति लैंग्वेज स्ट्रेटेजी माना जाना चाहिए जो छात्र की भाषाई क्षमता और संचार की आवश्यकता को दर्शाती है, ना कि उसकी कमी को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का अर्थ है शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा ही होना चाहिए और अन्य भाषाएं नहीं सिखानी चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे अपने परिवेश की भाषा सबसे अधिक सहजता और अमूर्त अवधारणाओं के निर्माण करता है जो आगे चलकर अन्य भाषाओं में सीखने का आधार बनता है। जी हाँ, ए गलत आर सही है। तो ए आर दोनों सही है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोली डायलेक्ट भाषा लैंग्वेज के बीच विभाजन रेखा अक्सर भाषाई नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक होती है। इस संदर्भ में कक्षा में मानक भाषा के शिक्षण को क्या चुनौती क्या होगी? छात्रों को ये समझना है कि उनकी बोली अशुद्ध है और मानक भाषा ही शुद्ध है, या मानक भाषा सिखाते समय छात्र घरेलू बोली की अस्मिता आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना और उसे ये महसूस कराना कि उसकी बोली भी शैक्षिक महत्व है
उसकी बोली का भी क्या है, शैक्षिक महत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा होना चाहिए, इसका दीर्घकालिक लाभ क्या है। कक्षा 3 तक जल्दी अंग्रेजी सीख सके, कम से कम कक्षा 5, अधिकतम कक्षा 8 तक वैचारिक स्पष्टता आए और रटने की प्रवृत्ति कम हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक 5 भाषाई कौशल LSRW। पठन कौशल रीडिंग स्किल के संदर्भ में गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग और व्यापक पठन एक्सटेंसिव रीडिंग के बीच रणनीति अंतर को स्पष्ट करने वाला सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है। गहन पठन केवल अखबार पढ़ने के लिए होता है, जबकि व्यापक पठन कविता के लिए नहीं। गहन पठन शब्दों से जोड़कर पढ़ा जाता है, जबकि व्यापक पठन के बारे में हर पढ़ रटा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है गहन पठन का उद्देश्य पाठ की सूक्ष्म बारीकियां और विशिष्ट सूचनाओं को समझना जैसे परीक्षा के लिए, जबकि व्यापक पठन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना और सामान्य समझ विकसित करना जैसा कि कहानी की किताब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या है, लेखन राइटिंग को एक उत्पाद प्रोडक्ट की बजाय एक प्रक्रिया प्रोसेस अप्रोच के रूप में देखने का अर्थ है कि शिक्षक को छात्रों के कार्य का मूल्यांकन किस आधार पर करना चाहिए। मूल्यांकन किस आधार पर करना चाहिए, केवल अंतिम सुंदर लेखन, हस्तलेखन और वर्तनी की शुद्धता के आधार पर, या विचारों के संकलन, रूपरेखा बनाने, प्रथम प्रारूप, ड्राफ्टिंग, संशोधन, रिवाइजिंग के संपादन, एडिटिंग के चरणों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देख लेना, जितना लेवल मैंने रखा है ऐसा ही लेवल सीटेट एग्जाम फेब 2026 में आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न 3 है श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल्स के विकास में ऊर्ध्वगामी बॉटम अप और अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रियाओं को एकीकरण का क्या महत्व है। ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया केवल वयस्कों के लिए और अधोगामी प्रक्रिया बच्चों के लिए है, नहीं। ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया में छात्र ध्वनियों शब्दों को पहचानता है, जबकि अधोगामी प्रक्रिया में अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर अर्थ अनुमान लगाता है। दोनों को मिलाकर सफल अर्थ कंप्रेंसिव सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मौखिक अभिव्यक्ति स्पीकिंग स्किल्स में पराभाषाई लिंग्विस्टिक तत्वों जैसे स्वर का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, गति, पेश और ब्राम फेसिस की क्या भूमिका है। इनका भाषा से कोई संबंध नहीं है, ये केवल अभिनय के लिए आवश्यक है। ये तत्व रेडियो जॉकी और एंकर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य छात्रों के लिए नहीं। ये तत्व वक्ता के संदेश के पीछे छिपे वास्तविक भाव और अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जिनके बिना वे मौखिक संचार अधूरा गलत समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कथन भाषाई कौशल LSRW एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। इन्हें कक्षा में अलग अलग कालखंडों में पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं। कालखंडों में ये एक दूसरे से अंत्य संबंधित हैं यानी कि जुड़े हुए हैं। पढ़ना लिखना से ग्रहणात्मक रिसेप्टिव कौशल से, जबकि सुनना बोलना उत्पादक कौशल है, नहीं जी, ये उत्पादक कौशल है और ये क्या है, रिसेप्टिव कौशल है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही, ए आर दोनों सही, ए सही आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, मौन पठन साइलेंट रीडिंग की तुलना में सस्वर पठन लाउड रीडिंग प्राथमिक स्तर पर क्यों अधिक उपयोगी माना जाता है। इसका उच्च स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सस्वर पठन छात्र के शोर मचा सकते हैं जिससे उनका मनोरंजन होता है, नहीं। सस्वर पठन में छात्र उच्चारण स्पष्टता आत्मविश्वास की जांच होती है, लेकिन उच्च स्तर पर मौन पठन अर्थग्रहण गति बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेखन कौशल के संदर्भ में नियंत्रित कंट्रोल्ड राइटिंग के स्वतंत्र लेखन फ्री राइटिंग
की ओर बढ़ना किस पेडागोजिकल आवश्यकता को दर्शाता है? छात्र को हमेशा शिक्षक के निर्देशों के अधीन रहने की आवश्यकता हो, छात्र को पहले संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने और फिर धीरे धीरे उसे अपने मौलिक विचारों के सृजनात्मक रूप से व्यक्त करने की स्वायत्तता देने को हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए टॉपिक नंबर 6 करते हैं, भाषा शिक्षण की व्याकरण में भूमिका। सभी क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज रखे हैं, आपका टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये हिंट भी मिल जाएगा कि आपको सीटेट फेब 2026 में इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस 1 देखते हैं, संदर्भ व्याकरण ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट सिखाने का सबसे प्रमुख शैक्षणिक लाभ क्या है? इससे छात्र व्याकरण के सभी सूत्रों को क्रमवार याद कर लेते हैं। ये शिक्षक को कक्षा में कम उदाहरण देने के लिए प्रेरित करता है। छात्र ये समझ पाते हैं कि भाषा नियमन वास्तविक अर्थ और संप्रेषण कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे वे भाषा अर्थपूर्ण प्रयोग करना सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या? आगमन विधि इंडक्टिव मेथड को व्याकरण शिक्षण की सबसे मनोवैज्ञानिक विधि क्यों माना जाता है, विशेषकर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर? क्योंकि इसमें शिक्षक को नियम बताने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये छात्र को विशिष्ट उदाहरणों से अवलोकन के स्वयं के सामान्य नियम जनरलाइजेशन खोजने की प्रक्रिया में शामिल करती है, जिससे ये ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्याकरण का भाषा का शासन नहीं बल्कि उसकी व्यवस्था है, इस कथन को आलोक में व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को भाषा का कठोर नियमों को गुलाम बनाना चाहिए, त्रुटि करने पर छात्रों को कठोर दंड देना चाहिए, या फिर छात्रों में भाषाई अंतर्दृष्टि विकसित करना ताकि वे संरचना समझकर उसका प्रभावशाली प्रयोग कर सके? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? औपचारिक व्याकरण फॉर्मल ग्रामर और प्रक्रियात्मक व्याकरण फंक्शनल ग्रामर के बीच मुख्य अंतर क्या है? औपचारिक व्याकरण केवल बोलने के लिए और प्रक्रियात्मक केवल लिखने के लिए। औपचारिक व्याकरण नियमों सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देता है, जबकि प्रक्रियात्मक व्याकरण इस पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे भाषा का प्रयोग दैनिक जीवन की स्थितियों में कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, एक शिक्षक कक्षा में संज्ञा पढ़ाते समय पहले छात्रों को उनके आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों स्थानों का नाम पूछता है, फिर उन्हें एक संज्ञा की परिभाषा देता है। जहाँ शिक्षक को सूत्र का पालन कर रहा है, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्याकरण शिक्षणों में खेलन विधि और प्ले वे मेथड का उपयोग करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बच्चों में कक्षा में शोर मचाते हैं, खेल के मनोरंजन में शैक्षणिक उद्देश्य से लर्निंग ऑब्जेक्टिव को खो जाना या गौण हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भाषाई विविधता वाले कक्षा की चुनौतियाँ। चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में देखती है कि छात्र अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण मानक हिंदी के कुछ शब्दों का उच्चारण विभिन्न तरीके से करते हैं, जैसे सड़क का सड़क बोलना। इस स्थिति में शिक्षक सबसे समावेशी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्र को सबसे सामने टोकना और उच्चारण ना करने में अंक काटना, या फिर इसे गंभीर रूप से भाषाई विकार लैंग्वेज डिसऑर्डर मानकर छात्र को विशेष कक्षा में भेजना, या फिर इसे भाषाई विविधता और मातृभाषा व्याख्यात इंटरफ्रेंस समझना और धैर्यपूर्वक मानक का अभ्यास सहज संदर्भों में करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है?
भाषाई विविधता वाली अधिगम अंतराल लर्निंग गैप कम करने के लिए बहुभाषिकता का उपयोग किस संसाधन के रूप में किया जा सकता है? केवल उन्हीं छात्रों को प्रोत्साहित करके जो मानक भाषा बोलने में सक्षम हो, या फिर छात्रों को अपनी अपनी भाषाओं, शब्दों और मुहावरों में साझा करने के अवसर देना और उनके बीच भाषाई समानताएं ढूंढकर सीखने का आधार बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 देखते हैं। भाषाई विविधता एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर है। एक अवसर है। इस कथन का आलोक और शिक्षक के निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना सबसे अधिक करता है? किस चुनौती का सामना सबसे अधिक करता है? ऐसी शिक्षण सामग्री विधियों का चयन करना जो भाषाई पृष्ठभूमि वाले सभी छात्रों के बोधगम्य में प्रासंगिक हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा का हस्तक्षेप L1 इंटरफ्रेंस द्वितीय भाषा L2 को सीखने में कब सबसे प्रभावशाली होता है? छात्र को लक्ष्य L2 बहुत अधिक अभ्यास कराया जाए, जब भाषा का लक्ष्य L2 और मातृभाषा L1 के व्याकरण संरचनाओं को मूलभूत अंतर हो, जिससे छात्र पुराने भाषाई नियमों को संदर्भों में गलत तरीके से लागू करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा जहां छात्र भोजपुरी, मैथिली और पंजाबी जैसी विभिन्न भाषाएं बोलियां बोलते हैं, वहां मानक हिंदी सिखाते समय शिक्षक को कोड स्विचिंग की अनुमति को क्या देनी चाहिए? क्योंकि इसे शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये छात्र अपने जटिल विचारों को व्यक्त करने के लिए संज्ञानात्मक सुरक्षा, कॉग्निटिव सेफ्टी प्रदान करता है, वे धीरे धीरे मानकों की भाषा को और ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं। भाषाई विविधता वाली कक्षा में मूल्यांकन, असेसमेंट और भाषा के शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पूर्वाग्रह बायस से बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? छात्र तार्किक उत्तरों का महत्व देना, या फिर छात्र की भाषाई त्रुटियों को अक्सर मातृभाषा के कारण होती हैं, उसके विषय की ज्ञान की कमी मान लेना, इससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सांस्कृतिक असंतोष, कल्चरल डिसकंटिन्यूटी भाषा सीखने की प्रक्रिया को सबसे प्रभावित करता है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो हाशिए पर स्थित समूह में आते हैं। इससे बच्चे बहुत तेज़ी से भाषाई सीखते हैं। जब स्कूल की भाषा और घर की भाषा संस्कृति के बहुत बड़ा अंतर होता है, तो बच्चा अलगाव महसूस करता है, जिससे उसका अधिगम और आत्मविश्वास गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक 9 देखते हैं, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसी के संदर्भ में व्यापकता कंप्रेहेंसिव का वह अर्थ क्या है जिसे अक्सर शिक्षक गलत समझ लेते हैं। वर्ष भर में अनगिनत छोटी छोटी परीक्षाएं लेना ताकि छात्र हमेशा पढ़ता रहे। पाठ्यक्रम के हर अभ्यास से अधिक प्रश्न पूछना। छात्र को शैक्षिक, स्कॉलिस्टिक, सह शैक्षिक, को स्कॉलिस्टिक दोनों पक्षों में अभिवृद्धि, मूल्य, सृजनात्मकता और जीवन कौशलों का आकलन करना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, उनकी मातृभाषा शिक्षण प्रदान करना ताकि वे भाषाई संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा का संज्ञान विकास निर्वर्धन रहे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेलिज्म को जिस समृद्ध शक्ति के रूप में देखती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को बहुत सारी भाषाओं के व्याकरण और नियमों को रटाना, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना कि भाषा किसी के सीखने के रास्ते में बाधा न बने बल्कि संज्ञानात्मक विकास का आधार बने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीएफ 2005 के विषय में शिक्षण मार्गदर्शन सिद्धांतों में स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। भाषाई अर्थ क्या है, बच्चे केवल बाहरी दुनिया का विज्ञापनों को पढ़ना, या फिर ऑप्शन बी कक्षा में ऐसी भाषा उदाहरणों का प्रयोग करना जो वास्तविक जीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से मेल खाते हों, ना कि केवल किताबी औपचारिक हों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनईपी 2020 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ है। छात्र अपनी मर्जी से कोई भी एक भाषा छोड़ सकता है। राज्य और छात्रों की 3 भाषाओं के चयन का अधिक स्वतंत्रता होगी बशर्ते उन 3 भाषाओं में कम से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनसीएफ 2005 व्याकरण को जिस संदर्भगत रूप में देखने की वकालत करता है वह पारंपरिक नियम को आधारित व्याकरण में कैसे भिन्न है। इसमें नियम बिल्कुल नहीं सिखाए जाते। इसमें व्याकरणिक बिंदुओं को भाषा वास्तविक प्रयोग और अर्थपूर्ण संदर्भों के भीतर ही किया जाता है, ना कि केवल उन्हें रटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 एनईपी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन के मिशन में भाषा की क्या भूमिका निर्धारित की गई। कक्षा 3 तक बच्चे को केवल कविताएं सुनाना, ये सुनिश्चित करना कि कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चा अर्थ के साथ पढ़ने और लिखने की बुनियादी भाषाई दक्षता प्राप्त कर लें ने जो आगे सीखने के आधार पर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। बच्चे की अपनी भाषा निर्माता स्वयं होते हैं। एनसीएफ 2005 ये विचार रचनावादी कंटेक्स्टिविज्म उपागम के में भाषा शिक्षण के किस प्रकार प्रभावित करता है। शिक्षक को एक में बहु सक्रिय रहना चाहिए, बच्चे चुप रखना चाहिए नहीं। शिक्षक को एक सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जहां बच्चे सक्रिय होकर भाषा का प्रयोग करें और स्वयं के नियम बनाएं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एनईपी 2020 के शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज के अध्ययन के बारे में क्या प्रस्ताव है। इन्हें माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इन्हें एक विकल्प ऑप्शन के रूप में संभवतः अतिरिक्त भाषा या समृद्धिकरण इनरिच्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि छात्र भारत की विरासत को जान सकें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
मोबाइल ले जा अपना, तेरा मोबाइल रखा है। कथन एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई विविधता को कक्षा में एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर मानना चाहिए। ये बात सही है। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन और सामाजिक सहिष्णुता को विकास करने में सहायक होती हैं। ये बात भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर हमारी क्लास का अंत होता है। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।